जैसा भी डॉक्टर शर्मा ने बोला कि आपका जो चैम्बर ऑफ इंडियन एमएसएमई है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है इस अवेयरनेस में। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसमें आपके अभी एफ़र्ट्स क्या हैं, और इसके साथ ही साथ जैसे डॉक्टर शर्मा ने 2-3 चीज़ें और पॉइंट आउट करी कि जो स्केल ऑफ बिज़नेस होना चाहिए था वो स्केल हो नहीं पा रहा है। क्या उसके पीछे टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के रीज़न हैं, या फिर फाइनेंस उसके पीछे इशू है? तो ये भी ज़रा हमें बताइएगा कि इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं और आपको क्या लगता है कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? जी, तो देखिए, एक तो आपके 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ये जानना चाहते हैं कि भाई चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में हमारी तरफ से क्या पहल हो रही है कि हम कोशिश करें कि जो एमएसएमईज़ हैं वो अवेयर हो सके या उनकी ग्रोथ में हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो मैं यहाँ आपके दर्शकों को एक बहुत ही इनिशिएटिव, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो हमने लिया है चैम्बर में, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। हमें लगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो और सबसे बड़ी जो समस्या है एमएसएमई फाइनेंस सबसे इनसे भी बड़ी, वो है कि उनको स्कीम के बारे में पता ही नहीं होता। तो हमने एक एमएसएमई मित्र करके हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, और उस एमएसएमई मित्र का कंसेप्ट ये है, अभी तक हमने पिछले करीब 3 महीने से हम ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया। हम अभी तक 20,000 से ज़्यादा एमएसएमई मित्र अपॉइंट कर चुके हैं, और हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर तक 1 लाख एमएसएमई मित्र बनाएंगे। इन एमएसएमई मित्र का जो वर्किंग स्टाइल है वो ये होता है कि ये अपने एरिया के जो भी एमएसएमईज़ हैं उनके पास जाते हैं, उनको जो एमएसएमईज़ की स्कीम्स हैं उनके बारे में अवगत कराते हैं। बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन है, जैसे मैं 2 की बात खास तौर से बताना चाहूँगा। जो एमएसएमईज़ हैं उनको एक सरकार दे रही है जेड सर्टिफिकेट, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जहाँ पर सरकार आपको ये सर्टिफाई करके देती है कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हैं वो डिफेक्ट फ्री है, यानी जीरो डिफेक्ट, और जो प्रोसेस है उस प्रोडक्ट को बनाने में वो किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता, यानी जीरो इफेक्ट। तो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो हमारे जो एमएसएमई मित्र हैं ये जाते हैं एमएसएमईज़ के पास, उनको इसकी महत्ता बताते हैं और उनका वहीं ऑन द स्पॉट इस प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस एमएसएमई मित्रा इनिशिएटिव इज़ कि वो ना तो हमारे नाम से ना अपने नाम से एक भी पैसा चार्ज कर सकते इन एमएसएमई से। इसी तरह एक दूसरी स्कीम है जिसका नाम है ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। उसमें क्योंकि हमारे जो एमएसएमईज़ हैं उनको ग्लोबल होने की आज ज़रूरत है, बड़ा होने के लिए, जैसे आपने कहा, तो जब तक वो डिजिटल नहीं होंगे, जब तक उनका अवेलेबिलिटी ऐसी नहीं होंगी कि वो डिजिटल अवेलेबल हैं, तब तक आज अगर मैं दिल्ली में कोई यूनिट है, कोई कानपुर से कोई आदमी सामान खरीदना चाहता है, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा कोई यहाँ यूनिट है? अगर मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ तो उसके जो तरीके हैं वो यही हैं कि या तो मैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो या इस तरह के और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर मैं अपने आप को रजिस्टर कराऊँ, तो ये क्लोज नेटवर्क है एक तरह से। तो अगर मैंने एक प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर करा लिया तो केवल उसी पर दिखाई दूंगा। बहुत सारा जो कमीशन है वहाँ 30-35% तक है, और भी बहुत सारी रिटर्न पॉलिसी और बहुत सारे हमारे वहाँ पर कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को रजिस्टर ना कराऊँ। अब ओएनडीसी में कहा गया है कि ओपन नेटवर्क है, आने वाला समय मुझे लगता है कि ये है, तो हमारे जो एमएसएमई मित्र हैं वो ओएनडीसी में रजिस्टर कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह और बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि भाई इनकी ग्रोथ के लिए क्या किया जाए और क्यों ये अपनी ग्रोथ में घबराते हैं, देखिए यहाँ भी मैं कहूँगा कि अवेयरनेस की कमी है, और दूसरा जो एक सजेशन है इसमें हमने सरकार को भी दिया है। पहले जो एमएसएमई की डेफिनेशन है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था। 2006 से लेके 2020 तक 14 सालों में डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, और जो डेफिनेशन थी वो यही थी कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक का होगा, तब आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में कवर होंगे। अब जब भी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर होता था तो लोग डरते थे कि यार अब हम इससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर अपने प्लांट एंड मशीनरी में, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में, तो हम इस सेक्टर से बाहर हो जाएंगे और जो भी फैसिलिटी हमें मिलेंगी नहीं। और ख़ास तौर से एक और समस्या है एमएसएमई मिनिस्ट्री में कि जितनी भी स्कीम्स हैं वो केवल और केवल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज की हैं। मुझे कोई स्कीम ऐसी दिखाई नहीं दी कभी भी कि जो मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए भी हो। खैर उसके बाद हमने भी रिक्वेस्ट करी और ये जो नोटिफिकेशन के द्वारा 2020 में डेफिनेशन चेंज हुई, अब ये डेफिनेशन बढ़ाकर कर दी गई है टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट के बेस पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को एक सा कर दिया गया है। और जो भी इंडस्ट्रीज़
50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट या 250 करोड़ तक की टर्नओवर में है, वो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। लेकिन आज भी स्मॉल एंटरप्राइजेज का जो कैटेगरी है, जो क्राइटेरिया है, वो केवल 50 करोड़ तक की टर्नओवर है। अब मनोज जी, होता क्या है, अब अगर मैं एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हूँ, तो जैसे ही मेरी टर्नओवर 50 करोड़ के पास पहुँचना शुरू होती है और मुझे डर होता है कि अब मैं अगले साल 50 करोड़ को क्रॉस कर जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जो मुझे मिल रही हैं सरकार के द्वारा, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके द्वारा, उन सब से मैं बाहर आ जाऊंगा। अगर मैंने CDT MSE में एक लोन ले रखा है 5 करोड़ का, तो लगता है कि यार ये तो अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैं तो अब मीडियम कैटेगरी में पहुँच जाऊँगा, या और जितनी भी सुविधाएँ हैं उन सब से अब मैं हाथ धो बैठूँगा। इसलिए हम अपनी ग्रोथ से शायद घबराते हैं। हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इसको कम से कम स्मॉल कैटेगरी, अगर आप मीडियम का 250 करोड़ नहीं भी बढ़ाना चाहते, तो कम से कम स्मॉल कैटेगरी में 150 करोड़ तक की टर्नओवर को आप स्मॉल कैटेगरी में लाइए, क्योंकि ये गैप भी बहुत ज़्यादा है, 50 से 250 करोड़, तो ये बहुत बड़ा गैप एक हो जाता है। तो अगर ये होगा, मुझे लगता है कि तो इनकी ग्रोथ में थोड़ा और फ़ायदा होगा। अगर आप मुझे समय दें तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा जो फाइनेंस से रिलेटेड है। हमारी जो बैलेंस शीट है वो बैंकेबल नहीं होती अधिकतर, और ये हम सब समझते हैं, और ये एक दिन में ठीक भी होने वाली नहीं है। हमने सरकार से विनती की कि भाई देखिए, हमारी बैलेंस शीट जो MSMEs हैं उनकी बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, अगर आप बैलेंस शीट हमारी देख के फंडिंग करेंगे तो शायद आप हमको फंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक इलाज है कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग। और आज के दिन में मैं समझता हूँ कि लेंडिंग के लिए जो भी डिसीजन बैंक लेना चाहता है वो सब उनके पास मौजूद है। मैं उनको दूँ या ना दूँ, अगर मैं एक MSME हूँ, मेरे से कोई पेपर मांगने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, मेरा GST है, GST का आप मेरा यूज़र नेम पासवर्ड ले लीजिएगा, आप मेरी सारी डिटेल GST से देख सकते हैं, मेरी कितनी टर्नओवर है, कौन कौन से स्टेट में, किस किस डिस्ट्रिक्ट में मैं सप्लाई करता हूँ, मैं GST कंप्लायंट हूँ या नहीं हूँ, मेरी टर्नओवर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, एक चीज़। दूसरी, आप क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट से मेरा पास ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि भाई मैंने कभी कोई पास में डिफ़ॉल्ट किया है या नहीं किया है। आप मेरे बैंक स्टेटमेंट ले लीजिएगा 1 साल का, आप देख लीजिएगा कि भाई मेरे जो बैंक स्टेट में है, क्या मेरा कोई डाइवर्जन ऑफ फंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या मेरे चेक डिसऑनर होते हैं या नहीं होते, मैं अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन ठीक रखता हूँ या नहीं रखता हूँ। आप मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न की आप पासवर्ड ले लीजिएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि मेरा जो इनकम टैक्स है वो कितना है, कौन किस सोर्स से आ रहा है, कितना मैं टैक्स देता हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी बैंक को लेंडिंग के लिए इन 4 चीज़ों के अलावा कोई ऐसी और चीज़ नहीं चाहिए जिसमें वो जानना चाहते हैं। तो मेरा पास टैक्स रिकॉर्ड अगर चल गया तो मेरी इंटेंशन टू पे आपको कंफर्म हो गया, मेरी इनकम टैक्स और मेरा GST पता चल गया, तो मेरी एबिलिटी टू पे आपको पता चल गया, और आपको मुझे लगता है कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस बजट में अनाउंस किया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि अब ये जो प्राइवेट सेक्टर और NBFC इस पैटर्न को ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग को, अब उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो भी अब अपने असेसमेंट का तरीका सुधारेंगे, बदलेंगे, खास तौर से MSME सेक्टर के लिए। और अब ये बैलेंस शीट लेंडिंग की जगह अब हो जाएगा कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग। मैं समझता हूँ इससे बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है MSME सेक्टर को। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।